वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का भी रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियात के तरक्याती प्रोजेक्टों और गोरखपुर खाद प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की यौम तासीस की तकरीब में शामिल हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ व मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, नए भारत को बनाने में नई तालीमी पॉलिसी अदा करेगी अहम किरदार। और दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन मरकज लखनऊ का किया दौरा, अफसरान के साथ की जायजा मीटिंग। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी कॉरिडोर शामिल हैं। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले सहारनपुर के हलगोहा से हरिद्वार के बहादुराबाद को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड संकीर्तन प्रोजेक्ट, 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड प्रोजेक्ट, तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देहरादून पांवटा साहिब सड़क प्रोजेक्ट, लक्ष्मण झूले के करीब गंगा नदी पर एक पुल का संग बुनियाद भी रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे की तरक्की के कामों का भी संग बुनियाद रखा और इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके अलावा 7 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में मरकजी सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के प्रोजेक्ट का मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस दहाई को उत्तराखंड की दहाई बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद
अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता मरकजी सरकार के 10 साल में मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो घोटाले और घपले हुए, उससे मुल्क को जो नुकसान हुआ, उसकी तलाफी के लिए हमने दुगनी रफ्तार से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में आज के मुकाबले तकरीबन आधा वक्त लगेगा। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गोरखपुर खाद प्लांट को मुल्क के सुपुर्द करेंगे। 30 साल से ज्यादा अरसे से बंद रहने के बाद इसे फिर से पहले की तरह फाल किया गया है और तकरीबन 8,600 करोड़ की लागत से इसकी तामीर की गई है। गोरखपुर प्लांट मुल्क में नीम क्वेटेड यूरिया के सालाना 12.7 LMT पैदावार करेगा। ये पूर्वांचल इलाके और आसपास के इलाके के किसानों की यूरिया खाद की मांग को पूरा करने में मुफीद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म गोरखपुर में वाक़ एम्स की पूरी तरह से काम कर रहे अहाते को भी मुल्क को वक्फ करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत से बनाया गया है। एम्स गोरखपुर की सहूलियात में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी मुलाजमीन के रहने के लिए मकानात, UGO और PG तुलबा के लिए हॉस्टल वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च मरकज़ गोरखपुर की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज़ का इलाके में जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के चैलेंज से निपटने में अहम किरदार रहा है। गोरखपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 7 दिसंबर को खाद कारखाने का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर खाद कारखाने के फर्टिलाइजर ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अफसरान के साथ प्रोग्राम की जगह का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत दी। गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को संगे बुनियाद रखा था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया है। जापान की टोयो कंपनी के जरिए ये कारखाना बनाया गया है। इस कारखाने से हर साल 13 लाख मीट्रिक टन जबकि रोजाना 3,850 मीट्रिक टन यूरिया की पैदावार होगी। इस खाद कारखाने के शुरू हो जाने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और इलाके की तरक्की भी होगी।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2021 की यौम आगाज के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बुनियाद महंत दिग्विजय नाथ जी ने डाली थी। ये इदारा महंत अवैधनाथ जी की क़यादत में फला फूला और आज 50 तालीमी इदारों के साथ काम कर रहा है। इन तालीमी मराकज़ में 10,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे। उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5,000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा पंडित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान की तासीसी तकरीब में अपने खिताब में कहा कि हम गोरखपुर की ज़मीन को सलाम करते हैं, जहां गोरखनाथ जी ने सब्र व तहम्मुल, तप और योग की लोगों को तालीम दी। तालीम देने का जो काम महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान कर रहा है, ये इसका नतीजा है। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा का वाक़या कौन भूल सकता है, जो आज़ादी की तहरीक में मील का पत्थर साबित हुआ। नई तालीमी पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सोच के मुताबिक है। ये नई तालीमी पॉलिसी नए भारत की तामीर के लिए ज़रूरी है। गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता है।
आज योम बहरिया है। 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय बहरिया के जरिए किए गए हौसला मंदाना हमले की निशानदेही करते हुए हर साल 4 दिसंबर को योम बहरिया मनाया जाता है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने योम बहरिया के मौके पर अपने पैगाम में भारत की समंदरी सरहदों की सलामती का अज़्म दोहराया है। उन्होंने कहा है कि कोविड के ज़माने में बहरिया ने मुल्क के बाशिंदों को अपने मुल्क लाने के साथ दोस्त ममालिक को हर वक्त इंसानी इमदाद भी पहुंचाई। हमारी नौसेना ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में अपना पूरा योगदान दिया और हेल्थ केयर और एड पहुंचाकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की भी हेल्प की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने योम बहरिया पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि योम बहरिया के मौके पर बहरिया के सभी मुलाजमीन, साबिक फौजियों और उनके कुंबों को मुबारकबाद। समंदरी सरहदों को हिफाजत करने और समंदर में हमारे मफादात का दिफा करने के अलावा हमारी बहरिया ने कोविड-19 की मुश्किलों से निपटने में भी अहम किरदार निभाया। मुल्क के लोग आपकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी योम बहरिया पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमें भारतीय बहरिया की काबिल तक़लीद कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हमारी बहरिया को उसकी पेशावराना महारत और बेपनाह हौसले के लिए बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। कुदरती आफात जैसी मुश्किल सूरत हाल को कम करने में हमारे बहरिया के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो भी साझा किया। प्यारे देशवासियों, 4 दिसंबर को हम सब नेवी डे, नौसेना दिवस मनाएंगे। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वह सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। हमारी नदियां और समुद्र आर्थिक और सामरिक, स्ट्रैटेजिक दोनों पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमि का महासागरों के साथ अटूट संबंध रहा है। और जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800-900 साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। चोल साम्राज्य के विस्तार में उसे अपने समय का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था। चोल नेवी की मुहिम, खोज यात्राओं के ढेरों उदाहरण का संगम साहित्य में आज भी उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्धपोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यहां तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और नौसेना के उनके सामर्थ्य को कौन भूल सकता है। कोंकण तट क्षेत्र, जहां समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिवाजी महाराज के राज्य के अंतर्गत आता था। शिवाजी महाराज से जुड़े कई किले जैसे सिंधु दुर्ग, मुरुड़ जंजीरा, सुवर्ण दुर्ग आदि या तो समुद्र तटों पर स्थित थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौसेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहाजों और छोटी छोटी नौकाओं का कॉम्बिनेशन था। उनके नौसैनिक किसी भी दुश्मन पर हमला करने और उनसे बचाव करने में अत्यंत कुशल थे। और हम मराठा नेवी की चर्चा करें और कान्होजी आंग्रे को याद न करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिकों के अड्डे स्थापित किए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो
या 1971 का भारत पाक युद्ध हो, जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने योम बहरिया पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 1971 की जंग के दौरान भारतीय बहरिया के बहादुराना ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में इस खुसूसी दिन पर इस आला फोर्स के सभी मुलाजमीन को मेरी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात, जो समंदरी हिफाजत के जरिए हमारे कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जारी रखते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये वाक़फ़ा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने आज लखनऊ दूरदर्शन मरकज़ का दौरा किया। मयंक अग्रवाल ने इस दौरान दूरदर्शन अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की। इस दौरान जनाब अग्रवाल ने दूरदर्शन मरकज़ लखनऊ के ज़रिए नश्र किए जा रहे न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्रामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अवाम के मफादात से वाबस्ता मौज़ूआत पर न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम बनाने के लिए दूरदर्शन मरकज़ लखनऊ की सताइश की। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज़ आरपी सरोज, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग अनुपम स्वरूप, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूज़ गार्गी मलिक और शोभा प्रोग्राम की सरबराह रमा अरुण त्रिवेदी समेत सभी आला अफसरान मौजूद थे। मध्य प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी की लीडर उमा भारती ने आज महोबा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के बयान पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासत में गैर मयारी ज़बान का इस्तेमाल अखिलेश यादव को एक बार फिर महंगा पड़ने वाला है। उमा भारती ने हाल ही में रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान को उनका ज़ाती बयान बताया। मथुरा काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं। बरेली के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेजों के दरमियान खवातीन और मर्दों की बॉक्सिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले का इफ्तिताह वाइस चांसलर के पी सिंह ने किया। इस मुकाबले में यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कॉलेजों के मर्दों की 12 और खवातीन की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट स्कीम की खुलकर तारीफ की। खिलाड़ियों का कहना है कि फिट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इस स्कीम में उनके लिए किट से लेकर डाइट तक का बंदोबस्त किया गया है। कोरोना की वजह से फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहा था, तो पहली बार विश्वविद्यालय में ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं हो रही है और अलग अलग स्थानों पे हो रही है। यहाँ एक ये महिला और पुरुष बॉक्सिंग का टूर्नामेंट यहाँ शुरू हो रहा है और भी कई स्थानों पे हो रहा है। तो विश्वविद्यालय धीरे धीरे अपनी फुल स्विंग में आ रहा है और सारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रुहेलखंड क्षेत्र में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बढ़े, स्पोर्ट्स की प्रतिभाएं आगे आए। यहाँ प्रतिभा बहुत, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फैसिलिटी न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ तालमेल करते हुए और उनके सहयोग से रुहेलखंड विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी फैसिलिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं और जो पुरानी फैसिलिटी है उनको फंक्शनल कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये क्षेत्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अच्छा काम करेगा शिक्षा के साथ साथ। अच्छी स्कीम चला रखी सरकार ने, मतलब हमें आगे ले जाने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, इसे हमें बहुत खुशी हुई है।
मैडम बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब डाइट मिलती है, किट मिलती है, शूज़ मिलते हैं और हमें इक्विपमेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है मैडम। मतलब इससे बहुत फ़ायदा होगा हम आगे जाने के लिए, अच्छे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। टूर्नामेंट है और काफ़ी अच्छा और एडिशन वगैरह भी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। अवामी राब्ता ब्यूरो भारत सरकार के लखनऊ दफ्तर के जरिए वाराणसी के मलदहिया वाक़े राजकीय बालिका विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव मौके पर 5 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में जादू के जरिए तुलबा को सफाई सुथराई के बारे में बताया गया। अवामी राब्ता ब्यूरो लखनऊ दफ्तर के फील्ड पब्लिसिटी अफसर जय सिंह ने बताया कि मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी के शानदार किरदार के बारे में ये नुमाइश लगाई गई है ताकि लोगों में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। तुलबा आज़ादी की कीमत को समझें, अपने मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख के बारे में जानकारी हासिल करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी 5 दिन के लिए लगाई गई है। 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था और ये 5 तारीख तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज़ादी में जो हमारे अनसन हीरो हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, पढ़े हुए हैं या हमारे इतिहास में नहीं वो लेखनी के माध्यम से आ पाए, उनको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ के आम जन को दिखाने का प्रयास किया गया है। और आज़ादी का जो भाव था और देशभक्ति की भावना लोगों में भरने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी एलानिये में ताजिरों की मांगों को शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी एलानिये से मुतल्लिक कमेटी की रुकन और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को 14 निकाती मांग पत्र सौंपा। व्यापार मंडल के सदस्य संजय गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि ताजिरों के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए और तजारत के फ़रोग़ के लिए मुल्क भर के ताजिरों से मशवरा करके 14 निकाती मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसमें रियासत में ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाए जाने, व्यापारी नीति आयोग की तश्कील और व्यापारी सेहत बीमा स्कीम की मांग समेत 14 अहम मुतालबात हैं। वहीं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ताजिरों के मुतालबात को कमेटी के सामने रखा जाएगा और इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। हमारी मांगों को जो अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, इस चुनाव में व्यापारी उसी दल को अपना ताकत देंगे, उसी दल को समर्थन देंगे, उन्हीं के साथ जाने पर विचार करेंगे। सभी राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र बन रहा है और हमारा भी संकल्प पत्र बनने के राह पर है। इन्होंने अपनी मांगे हमको प्रस्तुत की हैं। इन मांगों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि स्वीकारने योग्य हैं और मैं इन्हें आज कमेटी के सामने रखूंगी, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है उसके समक्ष रखेंगे। और देखिए, व्यापारियों के प्रति हमारी पार्टी का हमेशा ही, बल्कि समाज के हर वर्ग के प्रति बहुत ही संवेदनशील हम लोगों का एक रुख रहा है और व्यापारी हमारे प्रसन्न रहे, ऐसा हम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का भी रखा संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों और गोरखपुर खाद प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की उम्मीद तासीस की तकरीब में शामिल हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, नए भारत को बनाने में नई तालीमी पॉलिसी अदा करेगी अहम किरदार। और दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन मरकज लखनऊ का किया दौरा, अफसरान के साथ की जायजा मीटिंग। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।